शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, उप महापौर उमा कौशल जी, हमारे ओंकार शर्मा जी, प्रदीप कुमार जी जो CBI RI के हमारे डायरेक्टर हैं, मिस्टर DC राणा जी, सभी स्कूलों से आए प्यारे बच्चे और सामर्थ के इस कार्यक्रम में आए अतिथिगण, पहली सबसे बड़ी आपदा हिमाचल के इतिहास में 1905 में आई। तकरीबन 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा जिला में, कांगड़ा जोन में हुआ था और कई जानें बच भी गई। जो जानें बची थी उसके अध्ययन में यह पाया गया कि जिनके उन्होंने घर की नींव अच्छी रखी थी, मिट्टी के घर होते थे, पहले मिट्टी के ही घर होते थे, उससे कई जानों को बचाया जा सका। प्यारे बच्चे यहां प्रस्तुति दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आने वाले वर्षों में हमें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हो चुका है और भविष्य में आपदाएं आने वाले समय में हमारे जीवन के साथ चलने वाली है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, पिछले वर्ष जब आपदा आई 7 जुलाई को, मैं उस समय अपने विधानसभा क्षेत्र में था। मैंने वहां मीटिंग की, पता लगा 9-10 की रात को कुल्लू जिला में भयंकर तबाही। मैं 10 तारीख को वहां पहुंचा, पूरा कुल्लू जिला, ना पानी था ना बिजली थी और 75,000 टूरिस्ट हमारे प्रदेश में कुल्लू मनाली जिले में फंसे हुए थे। हमने तुरंत प्रभाव से पूरा मंत्रिमंडल बुलाया, सब लोगों को हमने अलर्ट किया और सरकार से जो होना चाहिए था उसकी पूरी कोशिश की। हर पल एक ही घटना की खबर आती थी कि आज यहां लैंडस्लाइड हो गया, इतनी जाने चली। 75,000 टूरिस्ट, बच्चों वाले, बुजुर्ग, सड़कें टूट चुकी थी। हमारी सरकार ने उस चुनौती का युद्ध की तरह सामना किया और हमने जितने भी कर्मचारी बिजली बोर्ड के थे, पानी के थे, उनको सबको कुल्लू जिले में पानी उपलब्ध करवाने के लिए और बिजली की आपूर्ति के लिए अपने सारे सरकारी कर्मचारियों को वहां लाया। पूरे देश विदेश से फोन आ रहे थे, एम्बेसी से फोन आ रहे थे कि हमारे नागरिकों का क्या हाल है। और हमने कहा हमारी सरकार संवेदनशील है। हमने एयरफोर्स की भी मदद ली। मैं खुद उस जो आपदा आई थी उसका सामना करने के लिए मैं खुद कुल्लू जिला में बैठा। ऐसा कोई स्थान नहीं था 2 दिन बिजली नहीं आई, लेकिन 2 दिन के भीतर हमने बिजली हिमाचल प्रदेश में ला दी, कुल्लू जिला में। क्योंकि मोबाइल, पूरे जो टूरिस्ट आए थे उनके मोबाइल ही चार्ज नहीं हो रहे थे, क्योंकि होटल में तो बिजली थी, अंधेरे में रह रहे थे। अधिकारियों से बैठक हुई, सबसे पहले हमने कहा कि जो 75,000 टूरिस्ट यहां फंसे हैं इनको बाहर निकालना है। रात के 2-2 बजे तक हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य खड़े रहे, मैं खुद सड़कों पर, और जहां भूखे प्यासे पर्यटक थे, हमने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को देखते हुए
उनका खाने का इंतजाम किया, चाहे वो कुल्लू में था, चाहे मंडी में था, चाहे बिलासपुर में था। और 75,000 टूरिस्टों को उनके जो बाहर से राजस्थान, बेंगलोर, मद्रास सब जगह से आए थे, हमने उनके घर पहुंचाया। जो विदेशी एम्बेसी हमसे संपर्क कर रही थी, हमें उनके घर पहुंचाया। और फिर एक और परिस्थिति पैदा होगी। भारतीय एयरफोर्स ने कहा कि चंद्रताल में 300 पर्यटक फंसे हुए हैं। जुलाई के महीने में 4 फुट बर्फ पड़ चुकी थी, पर्यटक टेंटों में थे। हमारे एसपी और एसडीएम भी वहां फंसे हुए थे। जब एयरफोर्स की पहली सोटी चंद्रताल से 4 पेशेंट्स को लेके आई, मैं कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पर था, मुझसे पूछा गया, मैंने कहा कि पहले सबसे बुजुर्ग और जो बेचारे हैंडीकैप है उनको लाओ। पहली सोटी में 7 पर्यटक आए। उसके बाद एयरफोर्स वालों ने कहा हम वहां लैंडिंग करने में असमर्थ है, ना वहां हेलीपैड है, बड़ी मुश्किल से हम इनको बचा कर लाए। अगर हम दोबारा दूसरी सोटी में जाएंगे तो कोई दुर्घटना हो सकती है, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। मैंने उनसे बहुत चर्चा की। 4 दिन से पर्यटक 5 दिन से बिना लाइट खाने के रहे, और अगर 48 घंटे देर हो जाती तो बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद यंग पर्यटक, आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे, आईआईएम में पढ़ने वाले बच्चे, वो सब थे। अब किया क्या जाए, पहुंचा जा नहीं सकता था, बर्फ गिरी हुई थी। मैंने एरियल सर्वे किया और मेरे साथ 2 मंत्री थे, जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी, हमारे सीपीएस थे। तो देखा एक जगह कुछ विदरीय हमारे जो काफी भीड़ों को लेकर बैठे हुए हैं, बर्फ पड़ी हुई है, हेलीकॉप्टर में उनको मदद भी करना चाहता था। हमने भेड़े तो नहीं बचा पाए, लेकिन उनको हमने बचाया। और 375 पर्यटक जो थे, अब उनको कैसे निकाला जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जगत सिंह नेगी जी का, हमारे मंत्री हैं, मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थे, और संजय अवस्थी जी का। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे इन स्थानों पर। हमने उनको एक लॉसर जगाया, वहां हेलीकॉप्टर हिलता है, टर्बुलेंस होती है 1-2 बजे के बाद, कुछ भी घटना घट जाती है। लाहौल स्पीति के एरिया में जब आप 12-1 बजे के बाद जाओगे, 2 बजे के बाद जाओगे, तो बहुत तेज हवाएं चलती है, टर्बुलेंस होती है, नीचे ऊपर हेलीकॉप्टर होता है। उनको हमने वहां उतारा। नेगी जी वहां जगह के परिचित थे, वो दोनों वॉकी टॉकी लेकर, सेटेलाइट फोन लेकर 14 किलोमीटर जो रोड नजर नहीं आ रहा था, बर्फ से ढका हुआ था, रोड नाम की कोई चीज नहीं थी, उसको उनको निकालने के लिए निकले। और एक लोकल जेसीबी वाला और 2 लोकल जेसीबी वालों को लेकर निकले, पूरा रास्ता साफ किया। रात के 3:30 बजे उनका मुझे फोन आया सैटेलाइट के द्वारा कि हम यहां से पहुंच चुके हैं। मैंने कहा तुरंत निकलो। उन्होंने कहा हम नहीं निकलेंगे, 20 गाड़ियां हम लेके गए, आती बार गाड़ियां स्किप कर दी। एयरफोर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं ला सकते, लेकिन हमारी सरकार इतनी संवेदनशील थी कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। हमने उन 395 पर्यटकों को सही सलामत घर पहुंचाया। ये सरकार की कार्यशैली। मैं तो सिर्फ अभी 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री बना, चुनौती मेरे सामने थी। अभी इस आपदा का सामना कर ही रहे थे। मैं अपना अनुभव इसलिए बताना चाहता हूं, हमारे बच्चे बैठे हैं यहां, मैं भी आप ही के स्कूल से पढ़कर निकला हूं। हम भी टाट में बैठते थे, अब तो बेंच हो गए गवर्नमेंट स्कूल से। फिर हमारे सामने दूसरी चुनौती आई। कुल्लू के 15 अगस्त के लिए मैंने कुल्लू जाना था कि हम लोगों का हौसला बढ़ाए और जो हमारा पर्यटक को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। जैसे ही मैं 7 बजे 7:30 बजे निकलने गया, पता लगा कि हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश हुई
और इतनी अधिक बारिश 14 अगस्त को हुई 2023 को कि अभी 7:30 बजे खबर आई कि समरील की शिप बॉडी में बहुत बड़ा नुकसान जान और माल का हो गया है। अभी मैं इस बात को सुन ही रहा था कि सोनल से मुझे फोन आया कि एक रात में पूरे परिवार के 8 सदस्यों को लैंडस्लाइड में अपने साथ ले गया। पूरे प्रदेश में कोई ऐसी जगह नहीं थी और ये बरसात की सबसे बड़ी एक दिन में 14 अगस्त की में 51 मौतें हुई। 51 मौतें हुई। कोई ऐसा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का नहीं था जहां अत्यधिक बारिश ने नुकसान ना पहुंचाया। ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, सब जगह। और पिछली आपदा ने जो हमारे जीवन काल की सबसे बड़ी आपदा थी, भयंकर आपदा थी, हमने जीवन काल में ऐसा कभी समय नहीं देखा। हमारे जीवन काल की इस आपदा में 500 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां मैं नहीं गया। लाहौल स्पीति, किन्नौर, सरकाघाट, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, सब जगह गया। और हमने भी, क्योंकि हम तो शिमला में रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। अगर लैंडस्लाइड्स पहाड़ का स्वभाव है, जब सड़क कटिंग होती है तो लैंडस्लाइड्स होती है और स्ट्रेटा सेटल होने में टाइम लगता है। पूरे टीवी चैनल पूछ रहे थे, मुझे लैंडस्लाइड का डर नहीं था। मुझे जो आपदा ने नुकसान प्रदेश को पहुंचाया, हमीरपुर में तो धरती फट गई। नाला जो था वो दूर था, नाले को कोई नुकसान नहीं हुआ, पानी चला। इधर भी जमीन रहेगी, इधर भी जमीन रहेगी और इस ऑडिटोरियम के बराबर खड्डा बढ़ गया। मैंने माननीय राणा जी से भी बात कर रहा था, क्या बात थी, वो क्यों हुआ ऐसा? जैसे धरती फटती है ना, वैसे फटती। जो पानी के किनारे रहने वाले लोग थे, नदी के किनारे वाले रहने वाले लोग थे, उसके साथ तो नुकसान हुआ ही। सड़कें टूट गई, पर प्रदेश में कहीं हाहाकार नहीं हुआ, कहीं अराजकता का माहौल हमने पैदा नहीं होने दिया। सेब का सीजन चलने वाला था, सेब के सीजन की शुरुआत होने वाली थी, सारी सड़कें टूटी हुई थी, सब जगह हम गए, हमारी सरकार गई, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे और हमने उस चुनौती का सामना किया। और उस चुनौती के बाद उन परिवारों को बचाने की जिम्मेदारी और उसका कर्तव्य भी हिमाचल प्रदेश सरकार का। केंद्र सरकार से हम मदद मांग रहे थे, लेकिन जो रूटीन में एनडीआरएफ और के पैसे आते हैं वो हमें आए और एक किस्त एडवांस में। अब हमने उन परिवारों को बचाना था जिनके 4000 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे और तकरीबन 16 से 17,000 आंशिक रूप से नष्ट हो चुके थे। और सरकार क्या क्लेम देती थी? सरकार क्लेम देती थी जिसका पूरा घर पक्का भी नष्ट हो जाएगा उसको सिर्फ 1,50,000 रुपया मिलेंगे, और जिसका कच्चा घर है, घर हमारे गांव में है, कच्चे घर होते ही है, अगर किसी का कच्चा घर है उसको 5,000 रुपया देती थी। जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली तो मैंने कहा, जिसकी जीवन भर की पूंजी घर बनाने में लग जाती है, पाई पाई जोड़कर वो घर बनाता है, अगर हम उसको 1.5 लाख देंगे तो हम उसके साथ मजाक करेंगे। नियम ऐसे थे, कानून ऐसे थे। हमने उन 23,000 परिवारों के लिए, आपदा राहत परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया, और जिसको 1.5 लाख रुपया मिलता था उसको हमने 7 लाख रुपया दिया, और कच्चे मकान का जिसको 5,000 रुपया मिलता था उसको 1 लाख दिया। जिसकी पशु चले गए उसको पैसे दिए, जिसकी फसल नष्ट हो गई। सरकार के साधन सीमित हैं, वित्तीय संकट से हम गुजर रहे थे, कैसे इन परिवारों को बचाया जाए? बड़ी मुश्किल से हिमाचल प्रदेश में एक पक्का घर हिमाचल का एक निवासी बनाता, बड़ी मुश्किल से। 75 लाख हमारी जनसंख्या है, उसमें उसके सपने सजोए होते। ये भी नहीं पता होता कि इस घर में वो कैसे, कितने संभाल कर रखता है, कितने सजा कर रखता है, अपनी चीजों का ध्यान रखता है।
और आपदा आई। खाना खाने के बाद रात को जिस सोने की तैयारी कर रहे थे, कई परिवार थे, उनके पास पीने के पानी का भी गिलास नहीं बचा। पूरा का पूरा घर उनकी आंखों के सामने पक्का तबाह हो गया। ऐसे परिवारों को हमारी सरकार ने बताया। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें अपने आप भी सामर्थ होना है, इसका असली मकसद तब है, और सरकार को भी सामर्थ होना है। और जो परिवार आपदा से प्रभावित हुए हैं, जो जाने चली गई है, जिन घरों को बसाना, उनको भी सामर्थ करना है। ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और समाज की भी जिम्मेदारी होती है। और देखिए, केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला। मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा। छोटे बच्चों का, स्कूल के बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास गुल्लक लेकर आए, कहा इस आपदा में आप इनकी मदद कीजिए, आप इनके घर बसाइए। 2 बेटियां आई, जिसमें 2 बड़ी बेटियां आई मेरे पास। सब लोगों ने मदद की। हिमाचल के कोई ऐसी जनता नहीं थी जिसने मदद नहीं की। लेकिन पिछली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें भी राजनीति करती थी। आज हम अपने पांवों पर खड़े होने के लिए मजबूत फैसले ले रहे हैं, और इन फैसलों से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज घोषित किया। 4500 करोड़ का अपने संसाधनों से। जो सड़कें टूटी थी, सड़कों को बनाया, जहां बिजली के खंभे टूट गए तो खंभों को खड़ा किया, पानी की सुविधा उपलब्ध करवा दी। 2 महीने हम आपदा से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने आपदा से लड़ते रहे। किसी हिमाचल की जनता ने कहीं हाहाकार नहीं किया। वर्ल्ड बैंक ने हमारी सरकार की प्रशंसा की, नीति आयोग ने हमारी सरकार की प्रशंसा की, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने हमारी सरकार की प्रशंसा की कि जितना तेजी से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपदा के लिए कार्य किया, आपदा प्रभावित लोगों को बसाने के लिए कार्य किया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो कहते हैं बिजली का खंभा लगाने के लिए भी अगर बिजली चली जाती थी तो 3 या 4 दिन लग जाते थे। यहाँ 48 घंटों में 75,000 टूरिस्टों को उनके घर गंतव्य स्थान पर पहुंचाया, और हमने बिजली पानी के स्कूल बच्चों के बंद हो गए, हमने एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई, नुकसान हुआ। तो इसलिए हमने आपदा की तरफ और अधिक ध्यान देना शुरू किया। और जब हम आपदा की बात करते हैं तो हमारा मकसद है कि जिस प्रकार के जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपदा कहीं भी किसी भी समय आ सकती है। इस बार क्या हुआ, समेश में एक फला फुला गांव जिसमें कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, हुआ क्या, क्लाउड बस्ट हुआ। और मैं वहां खुद व्यक्तिगत तौर से देखने गया। व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखने को पड़ा कि बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर को पानी बहाकर ले गया, जैसे किसी ने वाटर बम फेंक दिया। नीचे गांव में जो बेचारे भी सो रहे थे, कुछ तो बेचारे वीडियो हमने देखे, वीडियो बना रहे थे, एकदम इतना अधिक पानी आया कि उसने बहुत बड़ा नुकसान किया, कई जाने वहां भी चली गई। अभी हमने उसमें परिवर्तन किया कि जो मिसिंग है उसके नियम है कि 7 साल तक हम उसको डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमने बोला कि उनको सहायता कैसे मिलेगी उनके परिवारों को, उसके लिए हमने नियम बदले और उनको हम मिसिंग की श्रेणी में घोषित करके उनको सहायता राशि प्रदान करने जा रहे हैं, जो कि 7 साल तक नहीं होती है, पहले करना है। हर जगह चुनौतियां आएगी, कहीं बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। मैं हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर गया, बहुत तेज गर्मी पड़ी। इस बार टेम्परेचर तो हमारा जो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ करता था उसको तकरीबन छूने वाला था, 44, 45, 46, 47। और आने वाले समय में अभी जब आपने देखा कि बरसातें कितने समय तक चली और अब सर्दी भी गंभीर हुई। ये सच्चाई है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज के साथ हमको जागरूक रहना है।
और हमारा जो डिजास्टर प्रोग्राम है वो आपको जागरूक करने के लिए है। अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्यों खर्च कर रहे हैं? वो इसलिए खर्च कर रहे हैं कि आपको जागरूक करना है, बच्चों को जागरूक करना है, स्कूलों में जागरूक करना है, पंचायतों को जागरूक करना है, हर परिवार के सदस्य को जागरूक करना है, समाज के सभी वर्गों को हमने जागरूक करना है। ये हमारा उद्देश्य है। अभी हमने एफटी से 800 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया कि हम कैसे हाई एंड डिजास्टर टेक्नोलॉजी और हमारी जो मैन पावर है उसका यूज कर सके। 800 करोड़ हम उस पर खर्च करने जा रहे हैं। और यही नहीं, हम 2-3 और इंस्टीट्यूशंस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे सामने आएगी। सरकार कोई भी हो, और हम एक मिटिगेशन फंड से 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। हम ये सोचकर हाथ घर कर बैठे कर नहीं रह सकते कि हमें जब आपदा आएगी तभी सोचना है, हमें आज से सोचना पड़ेगा। पालमपुर में एक हम बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं एसडीआरएफ का, जिसका कि हम जल्दी ही काम शुरू करने जा रहे हैं। और आपदा के लिए हम तो आपको जागरूक कर सकते हैं, लेकिन स्वयं आपको भी आगे आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। शिमला में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार गर्मियों में आपने देखा कितनी अत्यधिक गर्मी पड़ी। बरसात अभी तक शुरू है, 12-13 अक्टूबर होगी, बरसात चल रही है। अब ये सब चीजें हमारे आने वाले समय में होने वाली है। अब इससे कैसे लड़ना है, इस चुनौती का कैसे सामना करना है, उस संदर्भ में यह सामर्थ 2024 का कार्यक्रम आपके सामने है। पूरे जिला में हमने कार्यक्रम करवाए, पूरे पंचायतों में हमने कार्यक्रम करवाए। हर जगह हम डिजास्टर से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। हर जगह हम जो 48 वेदर अर्ली वार्निंग सिस्टम और वेदर स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, डॉपलर लगाए जा रहे हैं ताकि हमें पता लग सके, नुकसान ना हो। और हमें आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ। हमारा लालजी का प्रोजेक्ट टूट गया, हमारा सड़कें को टूट गई, 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि जो पीडीएम है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, जो हमारा अधिकार है, उसकी फाइल मैंने कल भी बात की है, वो थोड़ी आगे किसकी है। हमको 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ केंद्र सरकार से, जिसमें हमारा अधिकार भी है। हम संघीय ढांचे में रहते हैं, अभी तक पैसे नहीं हुए। ऐसे समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय में तो जो विपदा में रहने वाले परिवार है उनकी मदद होनी चाहिए। और डिजास्टर डिपार्टमेंट हमारा आए दिन कार्यक्रम करता है। आए दिन आज 4 बुक का लॉन्च किया। मैं खुद यहाँ 3 घंटे से बैठा हूं। ओंकार जी से मेरी बात होती रहती है, राणा जी से मेरी बात होती रहती है। इसको हम अवेयरनेस के तहत जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस का मतलब सिर्फ इस सभागार में बैठकर आज के दिन डिजास्टर सोचना है और कल के लिए नहीं सोचना, बस बात कही, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको ये सोचना है कि हमें कैसे इस सुंदर प्रदेश को, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता पूरे विश्व में सबसे सुंदर है, जो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया था, उसको सुंदर बनाकर। और इसीलिए आपने हमारा पहले बजट में हमने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 1 साल ज्यादा लगे या 2 साल ज्यादा लगे, उस दिशा में हमने बढ़ना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिकल बसेस का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मैं खुद इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जाता हूं, जिस दिन से मैंने घोषणा की। मैं छोटी गाड़ी इलेक्ट्रिकल में जाता हूं। और अभी हम अनएम्प्लॉयड यूथ को भी हम ये सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल गाड़ी दे रहे हैं। कैसे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े, ग्रीन के क्षेत्र में बढ़े, जो नेचुरल चीजें है उसके सदुपयोग करें, इस दिशा से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। तो सामर्थ 2024 के इस कार्यक्रम में मैं सभी बच्चों को, जिन्होंने अच्छा समझ का परिचय दिया, मैं उनसे मिला, बहुत अच्छा परिचय दिया, बहुत अच्छी सोच। बच्चे आप हमारे कल के भविष्य है। आपने इस प्रदेश को संभालना है और आपने आगे आकर इंजीनियर, डॉक्टर्स बनना है। आपने प्रशासनिक अधिकारी बनना है।
आपको ये सोचना है कि हमारा प्रदेश सुंदर रहे, समाज के सभी वर्गों का उसमें ख्याल रखा जाए और हम इस आपदा की चुनौती को एक परिवार की तरह लड़े। और ये मत सोचे कि जब आपदा आएगी तब लड़े, आज से ही लड़ना पड़ेगा, आज से ही हमको जागरूक होना पड़ेगा।